जैव शक्ति का सिद्धांत पढ़ा और फिर उसका अंत भी पढ़ा। इतना शायद हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। तो पहली वीडियो में कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या थी, प्राचीन अवधारणा जिसे कहते हैं, या 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। बताया गया था कि वे यौगिक जो केवल वनस्पतियों से प्राप्त हो या जीव जंतुओं से प्राप्त हो उन्हीं को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। जैसे यूरिया का मिलना, है ना, और एथेनॉल का मिलना, तमाम बहुत सारे हमने एग्जाम्पल पर डिस्कस करी थी। फिर उसी पर आधारित बर्जीलियस ने अपना जैव शक्ति सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा इसके बनने का कोई दूसरा जो है उपाय नहीं है। अर्थात ना तो हम उन्हें प्रयोगशाला में बना सकते हैं और ना ही निर्जीवों से बना सकते हैं। जैव शक्ति के सिद्धांत को अंत कर दिया था किसने, बोहलर ने। बोहलर ने कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों से तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ में उसी यौगिक को हम प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, बोहलर ने सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया? ये आज आपका क्वेश्चन है, हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको नहीं मालूम है तो वो पहली वीडियो देखे जाकर के उसको कवर करे और फिर बताए हमें। वैज्ञानिक जो बोहलर थे उन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आज अपने नए टॉपिक की तरफ। आज का हमारा है कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक मतलब मॉडर्न, आज के टाइम में कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या है। पुराने टाइम में तो कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा थी कि जिन्हें केवल जीव जंतुओं से और वनस्पतियों से प्राप्त करा जाए। आज की मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे वे यौगिक जिसमें मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन, अब यहीं पर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। हम लोग अभी पीछे पढ़ करके आए हैं, वो कौन से यौगिक होते हैं जिसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है? हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन की यही तो परिभाषा है, वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यहां हम केवल शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ होंगे, लेकिन मुख्यतः ये तो हर हाल में होना ही चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। अर्थात हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन चाहे हम ये कह दें कि कार्बन तथा हाइड्रोजन, और अगर ये शब्द ना कहें तो सीधा लिख दें वे यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में का मतलब भी यही होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, और ओपन करके लिखें तो कार्बन तथा हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन तथा इसके मतलब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या परिभाषा बताई आज मॉडर्न थ्योरी में? आधुनिक परिभाषा क्या है? वे यौगिक जिसमें मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ना कहें तो हम कह सकते हैं अर्थात हाइड्रोकार्बन, तथा इसके मतलब हाइड्रोकार्बन के, इसके व्युत्पन्न वो होते हैं जो इससे बनाए जाएं, यानी हाइड्रोकार्बन से जितने भी यौगिक बनाए जाएंगे वो सब कार्बनिक यौगिक होंगे। अभी एक एक करके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। तो इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
सीधा सीधा पूछा जाए कि आपको कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन, या हाइड्रोकार्बन से बनने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें अथवा करके, तो सीधी सीधी ये परिभाषा लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों को, बात ऊपर वाली और ये वाली सेम ही है, बस ये थोड़ी शार्ट में लिख गई डायरेक्ट। हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब सवाल आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इसके लिए तो हमने बहुत पूरे चैप्टर ही पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बंद श्रृंखला में आएंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सब तमाम दुनियादारी की चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, अब आप बताइए। पहले हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा यही रहा, CH4, मेथेन, है ना। देखो यहाँ एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये रहा कार्बन और हाइड्रोजन, या यूं कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन। और इसके व्युत्पन्न यानी इसी से जो और यौगिक निकले, तो पहले हाइड्रोकार्बन के 2 4 5 लिख दिए, फिर इससे बनने वाले यौगिक लिखे। एक CH4 लिख दिया, मेथेन। एथेन लिखें तो C2H6 एथेन हो गया, है ना। इसके बाद ये तो हमने 2 लिख दिए एल्केन के, एक आधे एल्कीन के भी लिख दे। एल्कीन का पहला फार्मूला क्या होगा, अब आप बताइए। एल्कीन का पहला सदस्य C2, ये होता है ना CnH2n, C2 और H में 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी C2H4, जिसे हम लोग एथीन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन को भी हम लिख सकते हैं C6H6, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब इससे इसके व्युत्पन्न क्या होंगे, इससे बनने वाले यौगिक क्या होंगे, तो आपको हमने बताया था सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने पढ़ाए थे, तब उसमें बताया था कि जहां एकल बंध बनता है वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जहां बनता है वहां प्रतिस्थापन होता है, मतलब चीजें वहां हटती हैं, उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज आ जाती है। तो जैसे यहां पर आप बताइए 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब है कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड में प्रतिस्थापन होता है, यानी चीजों को एक एक करके आप हटाते जाइए, उसकी जगह पर चीजों को जोड़ते जाइए। तो एक हाइड्रोजन हम हटाएं और कोई ऐसी चीज जोड़ें जिसको एक ही की जरूरत हो उसको, जैसे हैलोजन। हैलोजन जितने भी होते हैं आपने देखा होगा कि बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके वो कर लेते हैं 8, यानी हैलोजन भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। कंफर्म है आपको, हैलोजन यानी X, यहां लिख देते हैं X। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब तो है, ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और एक जो है वो हाइड्रोजन जोड़ दें, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। यहां से आपने 4 थे, एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 बचा, और जब एक हाइड्रोजन हटाया तो एक बॉन्ड खाली भी तो हो गया, उसकी जगह पर एक Cl लिख दिया, CH3Cl। ये हमारा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया, इससे हमने हाइड्रोकार्बन को बना लिया यहां आकर के, ये और इसके बढ़ते हुए यौगिक हैं। ऐसे ही हम बेंजीन में अच्छा बनाना चाहें तो बेंजीन में कैसे बनाएंगे, अच्छा बताओ। सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, हाइड्रोजन के बीच, तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। तो अगर हम यहां पर देखें हमारे पास कितने टोटल आलिनाल हाइड्रोजन है, 6, एक हटा दें तो कितने बचेंगे, 5, यानी फार्मूला बना C6H5, और सिंगल बॉन्ड जुड़ने वाली कोई भी चीज जोड़ दो जो सिंगल बॉन्ड जोड़ ले, Br जोड़ दो, I जोड़ दो, तो यहां हमने Br जोड़ दिया। ऐसे करके ये भी हमारा जो है वो है हाइड्रोकार्बन, और ये रहा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन से ये बनाया गया, तो ये भी हमारा जो है वो कार्बनिक यौगिक होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्या बताया, हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन से जो बनाए जाएं
उनको हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। ये मॉडर्न थ्योरी है, आधुनिक थ्योरी है, आपको सभी को समझ में आया होगा। इसको मेथेन कहेंगे, इसको एथेन कहेंगे, इसको एथीन कहेंगे, इसको बेंजीन कहेंगे, इसको क्या कहा जाए, ये था मेथेन, और यहां पर मेथेन की जगह पर एक हाइड्रोजन हट करके एक Cl लग गया, तो इसको कहेंगे क्लोरोमेथेन। समझ में आया? ये यहां पर आते हैं, यहां बेंजीन था लेकिन Br लग गया तो ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्लोरोमेथेन, इसका नाम बेंजीन, और ऐसे हजारों लाखों यौगिक आप बना सकते हैं। एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, उसकी जगह पर जो सिंगल बॉन्ड वाली चीजें हैं वो लगाते जाओ, बस वो तुम्हारा कार्बनिक यौगिक होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये चीज आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोगों ने अब जान लिया है कि कार्बनिक यौगिकों की एक्चुअल में इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में परिभाषा क्या चल रही है। कोई भी पूछे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो सिंपल सा एक लाइन में जवाब है, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न। अगर व्युत्पन्न आप किसी को ना समझा पाए तो सीधे सीधे कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और इससे बनने वाले यौगिकों को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। जो कार्बनिक यौगिक होंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक हैं कि अकार्बनिक यौगिक हैं, किस तरीके से क्या होगा जा करके। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं और सारी चीजें आप समझने की कोशिश करिए। लिख देंगे चल करके, कार्बनिक यौगिकों के यौगिकों के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म देखिए क्या होगा। पहली चीज तो आपको बताई कि जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होगा, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का तो होना अनिवार्य है। जैसे कह दिया गया, जैसे कहा कि बताइए कार्बनिक यौगिक क्या, और आपने कह दिया कि वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो कार्बन तो इसमें भी उपस्थित है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, याद रखना। यहां कह दिया गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। CO2 जो है वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहां पर आप गौर करो, यहां अकेला कार्बन है बेचारा, जबकि कार्बनिक यौगिकों की पहचान है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। इन दोनों यौगिकों में अगर आप देखेंगे चल करके तो कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब CO2 है, CaCO3 है, और भी तमाम यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो याद रखना, CO2 कभी भी कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा, याद रखना। तो अब इसके गुणधर्म क्या क्या है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला गुणधर्म लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों में ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी टॉपिक से आगे की वीडियो में क्वेश्चंस बनेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा, मुख्य रूप से ये लिख दें, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, एक्स लिख दिया, एक्स माने हैलोजन। अब हैलोजन वर्ग 17 के तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन मीन्स हमने आपको बताया है, हैलोजन माने होता है समुद्र में पाए जाने वाले,
ध्यान से समझना, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा जाए अगले दिन। हाइड्रोजन मीन्स होता है समुद्र में पाए जाने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और अब चूंकि हमारे सिलेबस में ये पी ब्लॉक या डी एफ ब्लॉक या एस ब्लॉक ये सब नहीं रहे, इंटर में केवल डी ब्लॉक है। अगर पी ब्लॉक होता तो आपको ये सारी चीजें जानकारी होती। अब सिलेबस में नहीं रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ बताया जा सकता है, इसलिए ध्यान से आप सुनना। और इंटर में इनका बहुत काम है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, इनका बहुत काम है। इसलिए इनकी सबकी जानकारी पूर्ण रूप से ले लेना आपके लिए अनिवार्य रूप से है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हैलोजन हो सकता है। अब कहा जाए कि हैलोजन कौन कौन से, तो हैलोजन में जैसे कौन कौन से हैलोजन होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो वर्ग 17 के तत्व हैं हैलोजन जिन्हें कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन तत्व उपस्थित होते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है और हैलोजन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यहीं इसी को एग्जाम्पल में हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल हमने लिखा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, एथिल अल्कोहल। अब इसमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन भी है, दिख रहा है। तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ना होता, केवल C के साथ ऑक्सीजन जुड़ता, तो फिर वो कार्बनिक यौगिक नहीं होता। कार्बन, हाइड्रोजन मुख्य रूप से होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी होंगे जाकर के। एक और यौगिक लिखने चल करके, जैसे यहां लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड F, ये कार्बन, हाइड्रोजन है, इसके साथ F जुड़ा हुआ है ना। एक और यौगिक लिखने चल करके CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, अमीनोमेथेन इसको बोलते हैं। ये सब एक एक करके आपको सब नाम पता चलेंगे, अभी केवल ये तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है। तब देखो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा एक कार्बनिक यौगिक हो गया। ऐसे और भी बहुत ज्यादा तमाम होंगे ETC। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए चल करके, दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनकी ज्वलनशीलता। कार्बनिक यौगिकों जब जलाएंगे तो ये किस तरीके से जलेंगे जाकर के, इनकी ज्वलनशीलता पर आप समझिए। कार्बनिक यौगिक में अब जब आपने समझ लिया है कि कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन की पूरी ABCD हम लोग पीछे सीख चुके हैं, इसीलिए हमने हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ाया। हाइड्रोकार्बन की ABCD पूरी सीख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन एक तो खुली श्रृंखला में होते हैं और एक बंद श्रृंखला में होते हैं। खुली श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, बंद श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन बेंजीन के साथ जुड़ जाए या एलिसाइक्लो के साथ जुड़ जाए जाकर, यही सब होता है ना। अगर ये सारी चीजें आपको बेस आपका कंफर्म नहीं है तो एक बार फिर जाकर के आप वो वीडियो सारी देखिए, और जिनके नोट्स बने हुए हैं उनके नोट्स को पढ़ो। ये इंटर के लिए बहुत खास चीज है जो भी हम लिखवा रहे हैं। जब इंटर में आप जाएंगे और इसकी जानकारी आपको पहले से ही होगी तो आप एक अलग से ही अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। जब पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी, और अभी से यहाँ आपने थोड़ी सी ढील डाल दी तो फिर समझ लो इंटर के लिए ये बवाल है आपके लिए। चलिए तो अब दूसरा नंबर देखते हैं ज्वलनशीलता पर, कि कार्बनिक यौगिक जब जलेंगे तो क्या होगा जाकर के। अब आपको पता है कि जब कार्बनिक यौगिक जलते हैं, कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो जलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, है ना। ये सारी कार्बनिक यौगिक सब जलते हैं। अब जलने पर क्या होता है,
कुछ कार्बनिक यौगिक जलने पर धुआं देते हैं काले कलर का, और कुछ कार्बनिक यौगिक जलने के बाद धुआं नहीं देते हैं। बस यही चीज आपको समझना है। अगर कार्बनिक यौगिक है और वो जलने के बाद धुआं दे रहा है, बहुत सारा काला काला उसको जलाया और जलाने पर वो धुआं दे रहा है, तो समझ लो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है, उसमें एंजीने बेंजीने मौजूद है। और कार्बनिक यौगिक जलने के बाद धुआं ना दे, बिना धुएं के जल जाए। अब ये चीज आप नोट करना, जिस दिन क्लास में हम लोग चले, क्लास में आप ये चीज हमसे पूछिए चल करके, इसका परीक्षण भी आपको करना है कि कौन से कार्बनिक यौगिक को कैसे जलाया जाए जिसमें धुआं निकले और किसको जलाए जिसमें धुआं ना निकले। तो ध्यान से, और आपको भी हम पहचान बता रहे हैं, अब आप घर पे भी ये सब करके देख लेना। पहले यहां लिख लेते हैं, लिखेंगे चल करके, जिन कार्बनिक यौगिकों को निकिल पत्र पर रखकर ज्वाला में जलाया जाता है, जिन कार्बनिक यौगिकों को निकिल पत्र पर रखकर ज्वाला में जलाया जाता है और वो बिना धुएं के जलते हैं, जले लेकिन उसमें धुआं ना निकले, बिना धुएं के जलते हैं, वे खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं, खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं, खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जिन कार्बनिक यौगिकों को निकिल पत्र पर, अब ये निकिल पत्र क्या है? निकिल आपको मालूम है एक सिंबल होता है जिसे हम लोग Ni कहते हैं, है ना। अब ये मिलेगा कहां पर, तो उसको भी हम बता रहे हैं, और आप अपना ये घर पर करके भी देखिए। जिन कार्बनिक यौगिकों को निकिल पत्र पर रखकर ज्वाला में जलाया जाए और वो बिना धुएं के जल जाएं, तो समझ लो वो खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होंगे। मतलब या तो एल्केन से रिलेटिव होगा, या एल्कीन से रिलेटिव होगा, या एल्काइन से रिलेटिव होगा, या उसके व्युत्पन्न होंगे, यानी उसी से बने हुए होंगे जाकर के, अगर बिना धुएं के जले। अब ये कैसे पता करेंगे कि हम धुएं और बिना धुएं के? तो आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में खाना बनाने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से पुरानी विधि जो है वो हमारी ये है कि चूल्हे पर लकड़ियों को जलाइए, ईंधन को जलाइए और जलाने के बाद खाने को बनाइए। और आज की मॉडर्न थ्योरी में चूल्हा वगैरह तो अब बहुत ना के बराबर हो गया है, ज्यादातर गैसों पर खाना बनने लगा है ना, एलपीजी सिलेंडर को जला करके, जो एलपीजी गैस होती है। तो अब आप बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? लकड़ी जलेगी और एलपीजी सिलेंडर जलेगा, गैस निकल करके जलेगी, तो उन दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सबसे बड़ा मुख्य रूप से डिफरेंस ये दिखाई पड़ेगा कि जब लकड़ी जलेगी तो धुआं उसमें निकलेगा काले कलर का। जहां पर तंदूर वगैरह चूल्हा वगैरह होता है तो ऊपर गौर करके देखना, है ना। और गैस जहां पर जलती है वो बिना धुएं के जलती है, आपने गौर करके देखा होगा, उसमें धुआं नहीं होता है। सभी के घर पे ये चीज होती है। तो आप समझ लीजिए जो गैस बिना धुएं के जल रही है, इसका मतलब उसमें आकार, मतलब कार्बनिक यौगिक तो है लेकिन खुली श्रृंखला के हैं, जल रहे हैं तो खुली श्रृंखला के हैं। और धुएं, लकड़ी में धुएं के साथ जल रही है तो इसका मतलब है कि उसमें एरोमेटिक बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन मौजूद है। बस इसीलिए, बस इतना ही फर्क होता है। अब आता है निकिल पत्र कहां पर मिलेगा। तो निकिल पत्र आपने देखा होगा, सिगरेट की डिब्बी होती है, सिगरेट की डिब्बी के ऊपर
अंदर जो सिगरेट होती है वो एक पत्र में लिपटी होती है, सफेद कलर का एक जो है पेपर होता है उसमें लिपटी होती है। उस पेपर को आप निकाल लीजिए और उस पेपर के ऊपर रख करके यौगिक को जला दीजिए। अगर उसमें धुआं निकल जाए तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, और बिना धुएं के जले तो एलिफेटिक यानी खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं, आप लोग जब आगे हम लोग लैब में चलेंगे तो उसके लिए घर से आप लोग पहले ही सिगरेट के ऊपर की जो लेयर होती है अंदर जिसमें सिगरेट लपेटी जाती है वो पेपर ले करके आइएगा। तो लैब में चल करके हम इसका परीक्षण भी करेंगे, चल करके इन यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को जला जला करके देखेंगे भी। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं वो अपने ले करके अपनी तैयारी रखें। सबको अपना प्रैक्टिकल डे मालूम है, जिस दिन बताया जाए उस दिन आप ये सारी चीजें लेकर के आइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण, पहला उदाहरण तो यही हो गया आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को हम लोग स्प्रिट भी बोलते हैं, स्प्रिट। अब ये स्प्रिट क्या है? सभी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी पूरी जिंदगी में एक बार इंजेक्शन जरूर लगवाया होगा। लगवाया है? जब इंजेक्शन लग जाता है तो डॉक्टर साहब जो है वो एक रुई में भीगा हुआ एक लिक्विड ठंडा ठंडा होता है जो दे देते हैं, इंजेक्शन की जगह पर ऐसे रख लिया जाता है। वो जो नीले कलर का भीगा भीगा जो लिक्विड होता है उसको स्प्रिट कहते हैं, और ये स्प्रिट का फार्मूला है C2H5OH। इसी से शराब भी बनाई जाती है और इसी से स्प्रिट बनाया जाता है। अब मेडिकल पे ये बहुत आसानी से 2, 4, 5, 10 रुपए का स्प्रिट मिलेगा, आप मंगा लीजिए और सिगरेट की डिब्बी पत्र के ऊपर रख करके और ऐसे जला दीजिए। याद रहे, थोड़ी सावधानी रखें, बहुत तेजी से जलता है, इसलिए चेहरे को, मुंह को, हाथ पैरों को बचा करके थोड़ा सा दूर रख के जलाएंगे। और जला करके आप देखेंगे तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा एथिल अल्कोहल में। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल लिख लें चल करके। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लिख लें CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी तो खुली श्रृंखला के ही हाइड्रोकार्बन है। ये देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और बाद में ऑक्सीजन, खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन है। जब खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो जलेगा वो बिना धुएं के जलेगा। इसको वैसे बोलते हैं एसीटोन। अगर ना लिखा हो फार्मूला तो अपना लिख लेना, एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं। अब ये एसीटोन कहां मिलेगा? घरों में आप लोगों ने थिनर इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा। ऑयल पेंट होता है दीवारों पर और दरवाजों पर ऑयल पेंट करते हैं। एक पानी वाला होता है, पानी वाला नहीं, ऑयल पेंट, चिकना वाला जो होता है, उस ऑयल पेंट को डाइल्यूट कराया जाता है, पतला। तो पतला कैसे करेंगे आप? पानी से तो डालेंगे, वो घुलेगा नहीं। उसमें या तो पेट्रोल डालिए, या मिट्टी का तेल डालिए, या डीजल डालिए। उसी में एक और जोड़ देते हैं हम लोग जिसे हम बोलते हैं थिनर, एसीटोन। थिनर को जो है वो आप निकिल पत्र पर रख करके जला दो, बिना धुएं के जलेगा, धुआं नहीं निकलेगा उसमें, क्योंकि खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन है, खुली श्रृंखला का कार्बनिक यौगिक है, इसलिए। आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लिख दें चल करके, एक और एग्जाम्पल CH4 मेथेन। ये तो गैस ही होती है, CH4 गैस, मेथेन गैस, मार्स गैस जिसे बोलते हैं। तो ये भी जब जलेगी तो बिना धुएं के जलेगी, इसमें धुआं नहीं निकलेगा। और LPG सिलेंडर में भी अभी हम लोग आगे चल करके एक एक करके पढ़ेंगे। LPG सिलेंडर में भी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन नामक गैसें पाई जाती हैं। तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4 और H10, यही तो होता है। इसीलिए LPG जब जलता है तो उसमें धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन नामक गैसें पाई जाती हैं जो कि खुली श्रृंखला की होती हैं जाकर के। अब आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली जितनी भी चीजें जलेंगी जाकर के सब बिना धुएं की जलेंगी। और भी बहुत सारे यौगिक हैं जो भी खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक हैं, वो कभी भी धुएं के साथ नहीं जलेंगे। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर ऊपर आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। 2 नंबर आपने कंफर्म कर लिए, तो अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं। लिखेंगे जो यौगिक
निकिल पत्र पर, निकिल पत्र पर धुएं के साथ जलते हैं, धुएं यानी धुआं निकलता है, धुएं के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं, धुआं निकलता है उसमें। वे बंद, बंध ना लिख देना, बंद, बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं, बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो बिना धुएं के जलते हैं वो खुली श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक, जो धुएं के साथ जलते हैं वो बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक, या उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब बंद श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, जैसे एरोमेटिक, बेंजीन, देखा है ना, बंद श्रृंखला के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन का यहां फार्मूला लिख दे, C6H6, इसका स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है ना। इसी से बनने वाले जितने भी यौगिक होंगे वो सब बंद श्रृंखला के होंगे। एक हाइड्रोजन हटाया, C6H5 सिंगल बॉन्ड OH, इसको आप कोष्टक में लिख दीजिए, हो सकता है आपको नाम ना मालूम हो, इसको कहते हैं फिनॉल। ये सब आगे चल करके एक एक करके सब नामकरण आप जानेंगे, इसको फिनॉल कहते हैं। आजकल इंटर में यही चल भी रहा है, आप लोगों को वीडियो मिलती होंगी, आपने देखा होगा, बार बार फिनॉल चल रहा है। फिनॉल कामा C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं एनिलीन, एनिलीन, ऐसे करके ये लिख दीजिए चल करके। इसके बाद अगला लिख दे चल करके, C6H5 सिंगल बॉन्ड COOH, COOH जहां लग जाता है उसको ओइक एसिड कहते हैं, और पीछे लगा है बेंजीन तो बेंजोइक अम्ल, इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल। जो भी फार्मूले आपको नए लग रहे हो वो अभी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ हम टेक्निक्स पढ़ ही रहे हैं, तो अभी इन फार्मूलों को अभी निकालना भी सीखेंगे, बनाना भी सीखेंगे, इनका नामकरण भी सीखेंगे, बेंजोइक अम्ल। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें आएंगी, अभी केवल आपको हमें ये समझाना है कि कार्बनिक यौगिकों का क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो कुल मिलाकर के आपने एक चीज समझ ली, यहाँ जो भी कार्बनिक यौगिक होगा वो जलेगा, है ना, चाहे वो बिना धुएं के जले, चाहे वो बिना धुएं के साथ जले, जलेगा जरूर। बस अब अलग आपको पहचान ये करनी है कि अगर बिना धुएं के जल गया तो एलिफैटिक यौगिक होगा, यानी खुली श्रृंखला का होगा। धुएं के साथ जल गया, धुआं निकला काले कलर का, तो एरोमेटिक हो गया। और ये हमारी लैब के लिए अब आगे आपका काम भी चालू हो गया है, तो लैब के लिए ये आपका आर्टिकल भी हो गया। सभी लोग जो है वो निकिल पत्र घर से लेकर के आएंगे, तो हम फिर ये वाला परिचय आपको करा करके दिखाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। तो अगला गुणधर्म है इनकी संरचना से रिलेटिव, संरचना से रिलेटिव में लिख देंगे कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों की संरचना जटिल होती है, जटिल होती है, यानी इतनी आसानी से कार्बनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, जटिल होती है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? बायोलॉजी वाले सभी बच्चे को हीमोग्लोबिन पढ़ाया जाता है, मालूम भी होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है।
रक्त में विद्यमान होता है और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, ये याद रखना। हम लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उनके अंदर हरा कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो जिस लाल कलर का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखना। दोनों के फार्मूले लगभग लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन और आयरन पाया जाता है। अब ये पोरफायरिन और आयरन क्या होता है, ये सब इंटर के टॉपिक्स हैं, जटिल यौगिकों से रिलेटेड, वहां आप पढ़ाएंगे जाकर के। तो इतना ना उलझे, बस केवल इतना लिखते हैं, हीमोग्लोबिन कामा इसी का छोटा भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, तो पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल, दोनों के सेम फार्मूले होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। कामा डीएनए, बायोलॉजी वाले बच्चे जो है वो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर खूब बनाते होंगे। डीएनए है, आरएनए है, ऐसे करके सांप सीढ़ी ऐसी बनती होंगी, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन्हें तोड़ना जोड़ना बड़ा इधर से उधर करना पड़ता है। और डीएनए आरएनए जो है वो सब कार्बनिक यौगिक हैं, बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु में हम लोग भी अभी आगे पढ़ेंगे चल करके। ये सब जटिल यौगिक हैं, इनकी संरचना इतनी आसानी से नहीं बनती है जितने हम लोग सोचते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे चल करके अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख से भी अधिक है। 20 लाख से भी अधिक है, अधिक है, अर्थात 90%, 90% कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं। इनका दबदबा 90% है। जो भी चीज तुम्हें दिखाई पड़ रही है उसमें लगभग लगभग सारी चीजें 2, 4, 5, 10 को छोड़ करके सब कार्बनिक होंगी जाकर के। बात समझ में आई? जैसे ये कपड़े हैं, ये कार्बनिक हैं क्योंकि जो इसको जलाएंगे तो या तो धुएं के साथ जलेगा या बिना धुएं के जलेगा, इनमें से एक होगा, जलेगा जरूर। अकार्बनिक यौगिक नहीं जलता है, ये याद रखना। और जो कार्बनिक यौगिक होगा वो ज्वलनशील होगा, इसके हम लक्षण आपको लिखा ही चुके हैं। जो भी होगा धुएं के साथ जले, बिना धुएं के साथ जले, लेकिन जलेगा जरूर। जल गया तो कार्बनिक यौगिक होगा जाकर के, याद रखना। तो इनकी कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है वो 20 लाख से भी अधिक है इस समय प्रेजेंट टाइम में। आगे चल करके हर दिन नए यौगिकों की खोज हो रही है, तो संख्या लगातार इनकी बढ़ती ही जा रही है। तो इनका दबदबा जो है वो इस ब्रह्मांड में 90% है, 90% जो है वो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। चलो नोट कर लो। अगला गुणधर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखे जाते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखे जाते हैं। जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें क्रियात्मक समूह जरूर उपस्थित होगा। बिना क्रियात्मक समूह के कोई भी कार्बनिक यौगिक उपस्थित नहीं होगा, वो कार्बनिक यौगिक होगा ही नहीं। जैसे ये हमारा एक मेथेन हो गया CH4, अब इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, इसकी पहचान कैसे होती? सिंगल बॉन्ड से। कार्बन के चारों तरफ एकल बंध होते हैं,
तो वहां पर क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड हो गया। ऐसे ही क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ऐसे ही क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड। फिर कहा गया चलिए एल्कोहल लिखिए, तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH, लास्ट में OH लगना अनिवार्य है। कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखिए, तो अंत में COOH का लगना अनिवार्य है। ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग सीखेंगे, और यही तो यहाँ पर मेन नंबर है, इसी के ऊपर तो सारी गुणे भाग करने हैं हम लोगों को। तो जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखे जाएंगे। क्रियात्मक समूह पहले देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके बारे में लिखेंगे कि एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, कौन। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एक नंबर और लिख देंगे चल करके, यहाँ लास्ट नंबर है, ये नोट कर दीजिए। अधिकांश कार्बनिक यौगिक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जल में आविले, आविले माने घुलते नहीं है, जल में आविले या अल्पविलेय, या अल्पविलेय होते हैं, मतलब घुलते भी हैं तो बहुत कम, अल्पविलेय होते हैं। ज्यादातर, कुछ यौगिकों को छोड़ करके ज्यादातर यौगिक जितने भी होते हैं वो जल में या तो आविलेय होंगे या अल्पविलेय होंगे जाकर के। इस तरीके से इनके बारे में भी हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखेंगे चल करके कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं और कौन कौन से यौगिक जल में घुलते नहीं है। जो जल में घुल रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है, जो जल में नहीं घुल रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। तो ये कुछ हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ लिया, साथ में उसके गुणधर्म भी पढ़ लिए। उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ो, ये आप मान के चलो, आप दिमाग में बैठा लो कि ये सब टोटल इंटर का पढ़ रहा है। जिस भी छात्र को इंटर में कुछ बेहतर करना है केमिस्ट्री में, तो यहाँ इस लेसन को सीखना बहुत जरूरी है। हम बार बार बताते रहते हैं, फिर बता रहे हैं कि इस लेसन से रिलेटिव इंटर में 35 नंबर का आता है और 3 नंबर का प्रयोग, तो 38 नंबर हो गए जाकर के। समझ में आई बात। तो एक एक चीज इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। जो चीज ना समझ में आई हो उसको पूछिए, जो चीज पूछी गई है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, इससे रिलेटिव जो अगली वीडियो में क्वेश्चन होंगे वो हम पूछेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा ये सारी चीजें। जो चीज ना समझ में आई हो तो डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।